नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय घाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की जयंती पर राजघाट जाकर गांधी जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दोनों महान नेताओं को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने उनकी विचारधारा और देश सेवा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। तो वहीं दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य प्रमुख नेताओं से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर देश की आज़ादी और सेवा के प्रति इन महान नेताओं के योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। तो वहीं गुजरात के कक्ष में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी 2025 के अवसर पर लक्की नाला सैन्य चौकी में बहु एजेंसी क्षमता अभ्यास में हिस्सा लिया और शस्त्र पूजन किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति के उस अनूठे पहलू को रेखांकित किया जिसमें हथियारों को केवल हिंसा का समाधान नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक माना जाता था। राजनाथ सिंह ने कहा कि शस्त्र पूजा के साथ ही संकल्प लिया जाता है कि इस शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किया जाएगा। यह भारतीय संस्कृति है जहां किसान हल की पूजा करता है, लोहार अपने औजारों के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ता है, विद्यार्थी अपनी पुस्तकों को अपने मस्तक से लगाता है। इसी प्रकार सैनिक शस्त्रों की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ हथियारों को कभी भी केवल हिंसा का साधन नहीं माना गया है। हमारे लिए शस्त्र केवल एक टूल नहीं है, शस्त्र केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि हम यह मानते हैं कि शस्त्र धर्म की स्थापना करने के यह साधन है। इसलिए भगवान श्री राम ने अपने धर्म धनुष से अधर्मी रावण का वध किया और मां दुर्गा ने अपने शस्त्रों से असुरों का संहार किया। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने अधर्मियों को समाप्त किया। शस्त्र भक्ति आसुरी ताकतों के खिलाफ दैवी शक्ति के विजय का यह महात्म्य दर्शाती है। इसलिए जब हम किसी शस्त्र की पूजा करते हैं तो हम उसके साथ ही यह संकल्प भी लेते हैं कि इस शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए ही। तो वहीं दिल्ली से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी उपलब्धि का दावा किया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना के तहत अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये निवेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान और पिछले 11 वर्षों में भारत में बने भरोसे का नतीजा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जो देश की आर्थिक प्रगति के लिए बेहद सकारात्मक संदेश है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ये स्कीम जिसमें 1,15,351 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की एप्लीकेशंस आई है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में, ये दर्शाता है, ये क्लियरली शो करता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस है और जो पिछले 11 वर्षों में जो ट्रस्ट डेवलप हुआ है दुनिया भर का भारत पर, ये ट्रस्ट आज इन्वेस्टमेंट में, प्रोडक्शन में और एम्प्लॉयमेंट में परिणत हो रहा है। इट्स रिजल्टिंग इनटू इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्स्ट्रा प्रोडक्शन।
against a target which was again a very ambitious target we had taken of 59,350 crore rupees investment. We have received applications for 1,15,351 crore against a production target of 4,56,500 crore, 4.5 lakh crore. We have received production estimates more than 10 lakh crore, 10,34,000 crore. So that is more than double what we had targeted. Employment, we had targeted 91,600 persons. Here the employment which is expected is 1.5 times at 1,41,000 persons employment. तो वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय योग संस्थान के 59वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने योग को जीवन का सबसे बड़ा उपहार बताया और कहा कि देश दुनिया में लगभग 4500 योग केंद्रों के माध्यम से ये संस्था लोगों को स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त बनाने में जुटी है। उन्होंने योग के महत्व को समझाते हुए कहा कि सुबह 1 घंटे की योग क्लास से व्यक्ति अपनी क्षमताओं को निखारता है, जो जीवन में सफलता के कई द्वार खोलती है। पूरी तरीके से निस्वार्थ भाव के साथ देश और दुनिया में लगभग 4500 योग सेंटर चला करके पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाने में लगी है। बताइए इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है? जीवन में इससे बड़ा उपहार किसी को नहीं दिया जा सकता। कुछ भी और दोगे तो समय के साथ खत्म हो जाएगा। और ये उपहार जो सुबह सवेरे आप 1 घंटे का क्लास लेकर के व्यक्ति को चुस्त दुरुस्त करते हो, न जाने वो जीवन में अपने क्या क्या कमाने की क्षमताएं अर्जित कर लेता है। आदरणीय देशराज जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं उनकी टीम के लिए, हर एक उस साधक के लिए जो अपना कर्तव्य समझ के अपने सेंटर को चलाता है और अधिक से अधिक लोगों को उनसे जोड़ता है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने गीता महोत्सव की तैयारियों की जानकारी दी और उन्हें आमंत्रित किया। वहीं मुख्यमंत्री के सफल खरीद, बुआई और किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी बताया। 16 अक्टूबर को सरकार के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को हरियाणा सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया। तो वहीं फरीदाबाद में पर्यावरण को लेकर एक खास पहल के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सेक्टर 9 बाईपास स्थित महावृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर और कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण को लेकर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील भी की। वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य को हरित बनाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद में नमो वन परियोजना के तहत मेगा पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश को हरा भरा, स्वच्छ और समृद्ध बनाना है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हरियाणा में नमो वन विकसित करने के लिए पहले ही स्थान चिन्हित कर चुकी है। वहीं फरीदाबाद में बने हरित जैव विविधता कॉरिडोर को अब वर्ड्स ऑफ ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय वन जीव और पक्षियों को नया आवास मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विकास और पर्यावरण एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और राज्य सरकार दोनों को संतुलित रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो गए हैं। साल 1925 में विजयदशमी के दिन इसकी स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की अगुवाई में नागपुर में की गई थी। तारीख थी 27 सितंबर। हालांकि संघ अपना स्थापना दिवस विजयदशमी पर ही मनाता है। इस साल विजयदशमी पर शताब्दी वर्ष समारोह की शुरुआत हुई तो 2 साल भर चलेगा। वहीं इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साल 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राजनीति संगठन भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जिसे एक तरह से संघ की राजनीतिक इकाई माना जाता था। हालांकि साल 1977 में जनसंघ और अन्य दलों का विलय कर जनता पार्टी बनाई गई तो संघ से जुड़े सदस्य इससे अलग हो गए। उन्होंने एक नया राजनीति संगठन बनाया, भारतीय जनता पार्टी। इसकी स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली में हुई थी। इसका उद्देश्य सुदृढ़, समृद्ध और शक्तिशाली देश की स्थापना करना था। समय के साथ एक राजनीति दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अलग पहचान बनाई और आज दुनिया का सबसे अधिक सदस्य संख्या वाला दल होने का दावा करता है। देश की आजादी के बाद समाजवादी पार्टी और मार्क्सवादी श्रमिक आंदोलन प्रचलित थे। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 23 जुलाई 1955 को भारतीय मजदूर संघ की स्थापना दत्तोपंत ठेंगड़ी ने भोपाल में की थी। ये एक ऐसा श्रमिक संगठन है जो किसी भी राजनीति दल से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है और श्रमिकों के हित के लिए काम करता है। हालांकि ये संगठन श्रमिक हितों के भी ऊपर राष्ट्र हित को रखता है। इसी तरह से किसानों के हितों की रक्षा के लिए दत्तोपंत ठेंगड़ी ने राजस्थान के कोटा में 4 मार्च 1979 को भारतीय किसान संघ की स्थापना की थी। इसका लक्ष्य भारत के किसानों का समग्र विकास करना है। इस संगठन के जरिए खेती में तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण और पारंपरिक भारतीय कृषि पद्धतियों का महत्व बनाए रखने की कोशिश करता है। राष्ट्रीय सिख संगत और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसे संघ के अनुषंगिक संगठन अल्पसंख्यकों तक पहुंच स्थापित करने के लिए बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सिख संगत गुरबानी के ज्ञान का प्रसार करता है, तो वहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलमानों में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देता है। इनके जरिए इस धारणा को चुनौती भी दी गई कि संघ सिर्फ हिंदू बहुसंख्यकवाद पर आधारित है। बाबा साहेब देवरस ने वंचितों और उपेक्षितों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए सेवा भारती की स्थापना की थी। ऐसे ही आरएसएस का एक समानांतर महिला संगठन है, राष्ट्रीय सेविका समिति। इसकी भी स्थापना विजयदशमी के ही दिन वर्धा में 1936 में लक्ष्मीबाई केलकर ने की थी। ये संगठन महिलाओं के लिए एक अलग मंच के संघ के दर्शन को दर्शाता है। संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर मोहन भागवत ने नागपुर में संबोधन दिया। भागवत ने यहाँ कहा कि पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में भी जनजीवन में उथल पुथल का अनुभव किया गया है। आइए हम आपको सुनाते हैं मोहन भागवत के संबोधन के कुछ अंश। संघ में व्याप्त समरसता, समानता और जाति भेद से पूरी तरह मुक्त व्यवहार को देखकर महात्मा गांधी भी बहुत प्रभावित हुए थे, जिसका विस्तृत विवरण संपूर्ण गांधी वांग्मय में मिलता है। गांधी जी ने 16 सितंबर 1947 को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रैली को संबोधित किया था और कहा था कि वे वर्षों पहले संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के जीवन काल में संघ के एक शिविर में गए थे। गांधी जी संघ के शिविर में अनुशासन, सादगी और छुआछूत की पूर्ण समाप्ति को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए थे। जनवरी 1940 में बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाकर लोगों से मिलने का तथा अपनेपन का भावना व्यक्त करने और सहायता का प्रस्ताव देने का उल्लेख संघ के समरसतापूर्ण दर्शन एवं व्यवहार शैली का ऐतिहासिक प्रमाण है। मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाले केसरी समाचार पत्र को उस समय राष्ट्रीय समाचार पत्र का दर्जा प्राप्त था। 9 जनवरी 1940 के केसरी समाचार पत्र में यह वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान का 350वां वर्ष इस नाते और संपन्न होगा।
हिंद की चादर बनकर जिन्होंने अत्याचार, अन्याय और सांप्रदायिक भेदभाव से समाज के मुक्ति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, समाज की रक्षा की, ऐसी एक विभूति, उसका स्मरण इस वर्ष होगा। आज 2 अक्टूबर है, इसलिए स्वर्गीय महात्मा गांधी जी की भी जयंती है। अपने स्वातंत्र्य की लड़ाई में उनका योगदान तो अविस्मरणीय है, परंतु स्वतंत्रता के बाद भारत कैसा हो, भारत का जीवन किस प्रकार के तंत्र से चले, उसके बारे में हमारे जो उस समय के दार्शनिक नेता थे, उनमें उनका स्थान अग्रणी है। हिंद स्वराज में उन्होंने वह चित्र का रेखांकन किया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने 1925 में नागपुर से शुरू की और आज ये देश भर में शाखाओं और सामाजिक सांस्कृतिक पहलों के माध्यम से एक मजबूत नेटवर्क बन चुका है। एक सदी में संघ ने संगठनात्मक दृढ़ता, अनुशासन और सेवा भाव के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और सामाजिक चेतना को बढ़ावा दिया है। हालांकि इसकी विचारधारा और कार्यप्रणाली विवादों का केंद्र रही है। संघ ने लगातार अपने उद्देश्यों और विस्तार के मार्ग पर कदम बढ़ाया है। शाखाओं से लेकर शिक्षा, समाज सेवा और सामुदायिक कार्यों तक संघ ने देशव्यापी प्रभाव स्थापित किया और 21वीं सदी में भी सक्रिय रूप से राष्ट्र सेवा में योगदान दे रहा है। एक विचार, एक उद्देश्य और एक अनुशासित संगठनात्मक यात्रा की कहानी है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। साल 1925 में नागपुर की धरती पर बीज बोया गया था। आज वही बीज एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है। एक सदी की ये यात्रा सिर्फ एक संगठन ही नहीं, बल्कि एक वैचारिक आंदोलन की कहानी है, जिसने समाज, संस्कृति, सेवा और संगठन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की धारा को दिशा देने का कार्य किया। चाहे राजनीति हो, शिक्षा, श्रमिक आंदोलन, महिला सशक्तिकरण या फिर ग्रामीण विकास, संघ की विचारधारा से प्रेरित सैकड़ों अनुषांगिक संगठनों ने भारत के सामाजिक ताने बाने में अपनी छाप छोड़ी है। संघ के 9 साल सिर्फ वर्षों की गिनती नहीं, बल्कि वो अनुभव है जिन्होंने भारत को भीतर से जोड़ा है, आत्मबल दिया है। जब आरएसएस अपने शताब्दी वर्ष की शुरुआत कर रहा है, तो ये सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि भविष्य के भारत की कल्पना का पुनर्पाठ है। एक भारत जो संगठित हो, सशक्त हो और सबको साथ लेकर चलने वाला हो। और इसलिए ये विजयदशमी सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक नए युग का आरंभ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। तो वही संघ प्रमुख भगवत का संबोधन, जहां संघ के 100 साल हुए पूरे, जिसके तहत आपको बताते चले हेडगेवार ने भागवत तक, जहां किन देशों के लिए संकट, ट्रंप की एक और धमकी को लेकर, तो वही आपको बताते चले तो वहीं आपको बताते चले संघ के 100 साल पूरे, जिसके तहत आपको बताते संघ प्रमुख भगवत का ये संबोधन हेडगेवार से भागवत तक, जहां 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये आपको बताते चले संघ प्रमुख भगवत का संबोधन भी सुनने को मिला, जहां हेडगेवार से भागवत तक ये बनाया गया, जहां संघ प्रमुख भागवत का संबोधन भी सुनने को मिला, जहां 100 साल पूरे होने पर हर वर्ष जहां आपको बताएं
तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर देश भर में जोश और उत्साह की लहर देखने को मिली। दिल्ली के अंबेडकर नगर इंटरनेशनल सेक्टर में एक ऐतिहासिक समारोह का आयोजन, जहां शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पीएम मोदी भी विशेष रूप में से तैयार किया गया स्मृति डाक टिकट का सिक्का भी जारी किया। तो वहीं एक ऐसा फैसला जो न सिर्फ भारत, कोरिया या यूरोप को झटका देगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ का फैसला लिया, जिसने झटका भी दिया। देखिए इसे लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप फिर सुर्खियों में है और इस बार उनका निशाना है ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री। ट्रंप ने एक बयान देकर पूरी दुनिया के फिल्मकारों को चौंका दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिका के बाहर बनी हर फिल्म पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। यानी भारत हो, कोरिया हो, फ्रांस हो, चीन हो या ब्रिटेन, अब कोई भी विदेशी फिल्म अमेरिका में दिखाई जाएगी तो उस पर भारी भरकम टैक्स देना होगा। ट्रंप का कहना है कि फिल्म निर्माण का व्यापार अमेरिका से चुरा लिया गया है। उन्होंने इसको किसी बच्चे से कैंडी चुराने जैसा बताया। ये बात उन्होंने न सिर्फ जोर देकर कही, बल्कि अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर पोस्ट भी। ट्रंप का कहना है कि विदेशी फिल्मों के कारण कैलिफोर्निया, जो कभी हॉलीवुड का गढ़ हुआ करता था, अब धीरे धीरे पिछड़ रहा है। अगर ट्रंप वाकई इस टैरिफ को लागू करते हैं तो इसका असर सिर्फ भारत की फिल्मों पर नहीं पड़ेगा। पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री, खासकर वो देश जो अमेरिका ऑडियंस पर निर्भर है, जैसे दक्षिण कोरिया, चीन, मेक्सिको, जापान और यूरोप, उन सब का नुकसान होगा। भारत की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में कई बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्मों ने अमेरिका में अच्छा कलेक्शन किया है। भारतीय डायस्पोरा के बीच इनका बड़ा क्रेज है। इसके अलावा अब तो OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से सीमाएं भी मिट चुकी हैं। एक इंडियन फिल्म नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम पर सीधे अमेरिका में रिलीज होती है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये टैरिफ OTT पर भी लागू होंगे? क्या एक इंडियन वेब सीरीज जो अमेरिका में रिलीज होती है अब डबल कीमत पर पहुंचेगी दर्शकों तक? ये ट्रंप की मेड इन अमेरिका नीति का अगला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले उन्होंने कई बार चीन से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाए थे। भारत से आयात होने वाले मेडिकल उपकरणों, स्टील और यहां तक कि मोटरसाइकिल तक को बख्शा नहीं गया था। अब ट्रंप का कहना है कि सिर्फ फिल्में नहीं, बल्कि अमेरिका में जो फर्नीचर आता है, खासकर चीन और अन्य देशों से, उस पर भी भारी टैरिफ लगाया जाएगा। उनका कहना है कि नॉर्थ कैरोलाइन जैसे राज्य जो कभी फर्नीचर उद्योग के हब हुआ करते थे, अब खाली हो चुके हैं। उनके मुताबिक ये अमेरिका को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने का तरीका है और टैरिफ ही एकमात्र इलाज है। बीते कुछ सालों में अमेरिका के भीतर विदेशी कंटेंट की मांग तेजी से बढ़ी है। कोरियन ड्रामा ने जबरदस्त फैन बेस बनाया है। स्क्विड गेम, क्रैश लैंडिंग और यू जैसे शोज ने अमेरिका की टॉप व्यूअरशिप लिस्ट में जगह बनाई है। भारत की ही बात करें तो RRR जैसी फिल्मों को अमेरिका में ऑस्कर नॉमिनेशन तक मिले। दुनिया भर में भारतीय फिल्मों का प्रभाव अब सिर्फ प्रवासी भारतीयों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिका युवा भी बॉलीवुड, टॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। इस नए टैरिफ से न केवल इन फिल्मों की पहुंच पर असर पड़ेगा, बल्कि इनके प्रॉफिट मॉडल पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये टैरिफ लागू होता है तो दो बड़ी दिक्कतें होंगी। पहला, विदेशी फिल्मों की लागत अमेरिका में दोगुनी हो जाएगी। दूसरा, छोटे फिल्म निर्माता, खासकर डॉक्यूमेंट्री या इंडी फिल्म वाले, अमेरिका बाजार तक पहुंच नहीं बना पाएंगे। इससे अमेरिका में कंटेंट की विविधता घटेगी, साथ ही दर्शकों के पास विकल्प सीमित होंगे। अमेरिका जैसे देश जहां फ्री मार्केट और ओपन एक्सेस की बात होती है, वहां अगर ऐसी नीतियां लागू होती हैं तो ये सवाल खड़ा करती हैं, क्या ये वाकई अमेरिका को मजबूत करेंगी या सांस्कृतिक सीमाएं खींच देंगी? तो क्या वाकई ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका फिल्म बाजार से विदेशी कंटेंट बाहर हो जाएगा? तो क्या वाकई ट्रंप के इस फैसले से अमेरिकी फिल्म बाजार से विदेशी कंटेंट बाहर हो जाएगा? क्या भारतीय सिनेमा को अब अमेरिका में पैर जमाने के लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, या फिर ये सिर्फ चुनावी चाल है जिसे वक्त के साथ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? फिलहाल जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात तय है, ये फैसला पूरी ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा भूचाल जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल खबरों और रिपोर्ट्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।